बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक और दिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। आज 11 रमज़ानुल मुबारक है और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े ठीक जा रहे हैं। अगर ठीक जा रहे हैं तो सही, नहीं तो फिर रखने तो पड़ेंगे, रखने तो पड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो गर्मी की सूरत हाल है जी, वो काफ़ी ज़्यादा है मुझे लगता है। लेकिन कल रात कुछ अच्छी खबरें हमें मिल रही थी। कुछ हमारे दोस्त हमें बता रहे थे कि जो थोड़ा सा नॉर्थ है पाकिस्तान का, नॉर्थ का जो इलाका है, ख़ास तौर पे हम अगर सेंट्रल पंजाब की भी बात करें तो रात को मौसम थोड़ा खुशगवार था, कुछ हवाएं चल रही थी। इस्लामाबाद में बारिश भी हुई। इस्लामाबाद में बारिश भी हुई, अच्छा बारिश भी हुई। और इसके बाद अशकों की बारिश तो कुछ दिन पहले हुई थी तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से, लेकिन ये वाली बारिश का मुझे नहीं पता। सियासत पे आ जाए करो। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है। मैंने सियासत की बात सुबह सुबह नहीं करनी होती, अब दोपहर भी हो गई है ना, मुझे पता है, मैं बोलने लगी थी। हौसला करें। वैसे ना मुझे अभी तक गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो कहने की आदत अभी तक नहीं पड़ी और मेरे मुंह से निकलते। आप सुबह 7 बजे ऑफिस आया करें ना शहबाज शरीफ साहब की तरह, तो फिर आपको आप आ सकते हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने चले जी, इससे पहले हम आगे बढ़े। बड़ी जबरदस्त चेंजेस वैसे ले आए और कुछ जो सरकारी मुलाजमीन है वो पहले खुश हुए फिर परेशान हुए। खुश क्यों हुए? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 10% तनख्वाह बढ़ेगी। फिर कल मिफ्ता साहब ने कहा कि वही है जो 1 महीना पहले बढ़ी थी, और फिर ये भी कहा कि ये यू टर्न नहीं है। तो सरकारी ऑफिसर्स लाइक परेशान हो रहे थे कि हो क्या रहा है। और दूसरी जानिब एक छुट्टी भी खत्म हो गई है माशाल्लाह। हफ्ता आपको ऑफिस जाना है, लॉन्ग वीकेंड खत्म है, काम करना पड़ेगा लोगों को। हाँ। चले खैर जी, हुकूमत की तब्दीली के बाद जो नया सियासी पावर प्ले है आपको पता है, उसका भी आगाज हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भरपूर अपनी जो सरगर्मियां है, शाबाश पास स्पीड जिसे कहा जा रहा है, उससे जारी रखे हुए हैं। वजीर आजम हाउस की नई टीम भी बनाने में मसरूफ हैं। ब्यूरोक्रेसी के तकरीरियाँ, तबादले, नए नोटिफिकेशंस भी निकल रहे हैं। अलबत्ता अगर वफाकी काबीना की हम बात करें तो उसकी तश्कील में फिल वक्त जो उम्मीद की जा रही थी कि मुश्किल होगी, तो मुश्किल दरपेश हो रही है। पिछले 2 दिन में तो इसका ऐलान नहीं हो सका है। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें तकरीबन मजमूई तौर पर 12 से 13 जमातें ऐसी हैं जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, और MKM ने वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का भी ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जबकि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने से गुरेज कर रही है और वो सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और जो चेयरमैन सेनेट के ओहदे हैं इनकी ख्वाहिशमंद है। जो दीगर आईनी ओहदे हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं वो, तो उनकी ख्वाहिशमंद ज्यादा है पाकिस्तान। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने वज़ारत अज़्मा का ओहदा संभालने के दूसरे ही दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कराची पहुंच गए हैं, जहां वो शहर कायद की तरक्की के लिए अहम फैसले करेंगे। साथ साथ वो MKM के जो मरकज हैं बहादुराबाद, वहां भी जाएंगे और मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। उधर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नई हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर आ गए हैं। इक़्तिदार खत्म होने के बाद आज वो पेशावर में पहला अपना जलसा करने जा रहे हैं, जहां वो गैर मुल्की साजिश के बयानिए को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। 16 अप्रैल को मीज़ार कायद पर जलसा किया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से, जबकि 21 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर अवामी पावर शो करेंगे। सियासत में जो बहस मुबाहिसा है, हम वो कहते हैं वो फितरी एक हिस्सा है, लेकिन जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद के बाद जो सियासी वाबस्तगी की बुना पर अदम बर्दाश्त का रुझान बहुत तेजी से हमने देखा है कि वो बढ़ा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा PTI के मुनहरिफ जो रुकन है असम्बली नूर आलम खान, उनसे बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया। ये पहला वाक़या नहीं है, इस होटल में पहले भी कई ऐसे वाक़या देखने में आ चुके हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से एक मखसूस तबके की वजह से कहा जाए तो सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ, खास तौर पर पाक फौज को लेके जो बहुत ही बुरी और एक अफसोसनाक बात है कि एक मुहिम चलाई जा रही है बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, और फौजी क़यादत ने इसका नोटिस लिया है और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर FIE का क्रैकडाउन भी जारी है। जी बिल्कुल, और मुल्क भर से 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ जो ट्रेंड है वो 4थे नंबर पर आया, नीचे भी चला गया और ये मुसलसल चलाया जा रहा है। एक सोची समझिए एक कैंपेन है, और इसमें खबरें ये भी आ रही हैं कि इसमें कुछ ट्वीट इंडिया से भी की जा रही हैं। मुतज़ाद इतलात हैं। हमारे साथ इस वक्त अतर काज़मी ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे ज़रा सारी सूरत हाल पे हम उनका तज्ज़िया लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी दानिश में ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं। अतर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। आई होप आप ठीक ठाक हैं एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो एज वेल। ये जो सारा मंजरनामा इस वक्त हमारे सामने है, अगर मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से इसको देखूँ तो हौसला अफजा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने अरसे के बाद भी लगता है हमने 7-8 दहाइयों के बाद भी हमने पॉलिटिकली वो मैच्योरिटी नहीं सीखी, हमने बतौर अवाम भी और हमारे सियासतदानों ने भी जो होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त ये जो सारा मंजरनामा बन रहा है, आपकी दानिश में ये हमें किस जानिब लेके जा रहा है और क्या ये ठीक है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? थैंक यू सो मच। देखें, इस किस्म की जो सूरत हाल होती है वो किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं होती। आपने जिक्र किया यहाँ पे हमारे इदारों को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग भी इदारों को टारगेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते।
चाहे अदलिया हो या कोई और इदारा हो, उसके किसी फैसले से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वो इदारे हैं जो हमारी मुल्क की सिक्योरिटी और हमारी शख्सी आज़ादियों के ज़ामिन हैं। हमको रिलीफ इन्हीं अदालतों से मिलता है, और यही इदारे बॉर्डर के ऊपर हों या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हों, हमारा दिफा यही लोग करते हैं। तो खुदारा इनको कमजोर ना करें, इससे आपको कोई सियासी मकासद हासिल नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान कमजोर होगा। दूसरी बात है, ये एक ऐसी रविश है जो गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान हमने देखी। पीडीएम की जो सीनियर क़यादत है वो अस्करी क़यादत के नाम ले लेके उनके ऊपर हमले करती रही, उनको टारगेट करती रही। जजों को कहा गया बुग़्ज़ से भरे जज, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है। हम सबको थोड़ी सी टॉलरेंस दिखानी चाहिए, और अदम बर्दाश्त जिसका जिक्र हुआ कि मैरियट होटल में भी जिक्र हुआ, इधर आप लोगों ने भी जिक्र किया, उस किस्म के रवैये नहीं होने चाहिए। और अगर कोई शहरी तल्ख बात करे भी, तो मैं अपने सियासी कायदीन से ये उम्मीद करता हूं कि वो थोड़ी सी रिस्ट्रेंट शो करें। किसी बुजुर्ग शहरी के ऊपर तशद्दुद करना, जितनी मर्जी उसने गलत बात की हो, उसको भी आप किसी तौर पर डिफेंड नहीं कर सकते। अच्छा अतर, इस वक्त एक तो हमारे इदारों के खिलाफ आर्मी चीफ का नाम लेके एक तो कैंपेन चल रही है नफरत अंगेज, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुसलसल उनके जो रहनुमा है वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाना बंद किया जाए। उन्होंने एक हेल्पलाइन भी दे दी है कि जी हमसे रब्ता करें, और साथ साथ मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो वर्कर्स, उनको उठाया जा रहा है। इन दोनों मामलात का आपस में कोई ताल्लुक है आपके ख्याल में? देखिए, इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई थी हम सहाफियों की, जिसमें उन्होंने हमें खत भी दिखाया था उनकी हुकूमत खत्म होने से कुछ दिन कबल, उसमें इमरान साहब से मुख्तलिफ सवालात किए गए, तो बड़े क्लियर थे एक चीज के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर आपके इदारे नहीं होंगे तो आपका मुल्क भी लिबिया, शाम और इराक बन जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए। इस सारे अमल के अंदर आप देख लें तो किसी भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा या किसी ऑफिशियल अकाउंट या किसी ओहदेदार की जानिब से इस तरह किसी भी इदारे के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई, कोई बयान नहीं दिया गया। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि किन मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हवाले से अदालत के अंदर भी पिटीशन वगैरह गई है, तो वो तो चीजें जब खुलेंगी तो सामने आएगी। लेकिन कोई भी शख्स अगर हमारे इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ उसको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक हो गया, इस हवाले से तो आपको कमेंट आ गया था साहब। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बड़े हमें सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने ओहदा संभालते ही बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे अहम फैसले भी किए हैं। आवाम को रिलीफ देना हो, चाहे माशी सूरत हाल हो, कुछ उन्होंने जो कह लें एक प्रोडक्टिव किस्म की एक्टिविटीज़ हमें नज़र आई हैं इन 2 दिनों में। आपको लगता है कि जिस क्राइसिस में या जो भी अभी हमारी माशी सूरत हाल है, पिछले कुछ अरसे से जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स या केओस हमने देखा, उनके लिए चैलेंजिंग भी होगा? और क्या जिस तरह से वो स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वो इसको जो उनकी कोशिशें हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं, या उनका जो कह लें एक इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ना उसकी लेजिटिमेसी होना बड़ी जरूरी होता है। इस हुकूमत के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात हैं, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। आपने देखा कि स्पीकर ने वोटिंग नहीं करवाई, सदर ममलिकत ने उनका हलफ नहीं लिया, फिर हलफ बर्दारी की तकरीब में भी अहम शख्सियात मिसिंग थी। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब जो भी सियासी हुकूमत होती है, जब तक वो अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। यकीनन उनकी कोशिश होगी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो तनख्वाहों के इजाफे में ऐलान किया गया, फिर उसको आज वापस ले लिया गया। एक तरह से वो जो यू टर्न हम कहते होते थे खान साहब के लिए, तो अब इस हुकूमत ने भी पहला यू टर्न ले लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में चैलेंजेस होंगे बहुत सारे शहबाज साहब के लिए, और इसीलिए वो आज कराची भी गए। आपको पता है कि पहली तकरीर के बाद ही MQM की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। तो इतने ज्यादा इत्तेहादियों को साथ लेके चलना, उसके साथ साथ इस किस्म के इल्जामात और प्रेशर, ऊपर से जिस तरह आपने भी बताया कि खान साहब दोबारा सड़कों पे आ गए, तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ एक तजर्बाकार सियासतदान है, वसी तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का उनका पंजाब में भी, तो देखते हैं फिर किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पार्लियामान आइन और कानून के तहत तो चलते ही हैं ओबियसली, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामानी रिवायात भी होती हैं। और हमें मालूम है कि दुनिया भर में कई ममालिक तो ऐसे हैं जहां पे एक साल में 2 दफा हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन इतने रिजिड रवैये शायद दुनिया में नहीं देखने में आते, महज़ब कौमों में तो कतई नजर नहीं आते। एक तो ये जो आपने कहा ना कि ये कहीं जो लेजिटिमेसी है हुकूमत की, 2013 में जब नवाज शरीफ आए थे उसको इमरान खान चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने कहा ये लेजिटिमेट नहीं है। जब 2018 में इमरान खान आए तो ये मुसलसल उनको सिलेक्टेड कहते रहे कि लेजिटिमेट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये रिवायत तोड़नी तो होगी या एक नई रिवायत बनानी तो होगी। तो सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि ये रिवायत फिर कौन बनाएगा? अगर हमारे सियासतदान की मेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे दोनों अतराफ से, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो इक्तफा करना होगा अगर पार्लियामान चलानी है तो।
देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले भी 2-3 हफ्ते से मुतअद्दिद बार ये चीज अर्ज की है कि ये जिम्मेदारी सियासतदानों की है। जब आप खुद मसाइल हल नहीं कर सकते, फिर आप अदालतों की तरफ जाते हैं और बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ चली जाती है। अवाम इदारों के ऊपर कमेंट करना शुरू हो जाते हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी सियासी क़यादत है। भाई, आप अपने मसाइल हल करें, जिस तरह आपने जिक्र किया, 18 का भी जिक्र किया, 13 का भी जिक्र किया। अब ये ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। इनका फर्ज नहीं बनता था किसी भी जमात के हो, पीटीआई के हो, नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईएफ हो, कि 10 साल में कम से कम बैठ के कोई ऐसा फ्रेमवर्क तो बना लेते कि जो शख्स जीते सब मान जाए कि हाँ भाई ये जीत गया, जो हारे वो अच्छे तरीके से अपनी हार को कबूल कर ले। तो जब तक ये कोई इस किस्म का मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, किसी मिनिमम एजेंडा हो जिसपे सारी चीजों पे मुत्तफिक होने की जरूरत नहीं है, तो इसी किस्म के हालात का हमें सामना रहेगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना के हवाले से, जिस तरह से आपने अपने पहले जवाब में भी कहा कि मुख्तलिफ बहुत सारी जमातें हैं, 13 के करीब जमातें हैं जिनके तहत से गवर्नमेंट तश्कील दी गई है। ऑब्वियसली अब इन सबको साथ लेके चलना, और हमने पहले ही रोज़ देखा एमक्यूएम की जानिब के एमक्यूएम के जो वसीम अख्तर साहब हैं उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात किए गए। उसके बाद अब जो बहुत सारी जगहों पर जो उन्होंने वजारतें हैं वो लेने से इनकार किया है। तो इस सारे मामले में जहाँ के दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी इससे थोड़ा गुरेज करती हुई नजर आ रही है। ये एक वफाकी काबीना को तश्कील देना, एक प्रॉपर सेटअप बनाना, जबकि 2 दिन हो चुके हैं, ये भी एक चैलेंज तो है शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, शहबाज शरीफ साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, मुल्क की बड़ी जमात के वो सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी जो कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहती इसलिए कि इस वक्त हालात मुश्किल हैं, हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हो सकता है उनकी ख्वाहिश ये हो कि इसका सारा सियासी मलबा नून लीग के ऊपर पड़े। तो जरूरी है कि अगर आपने मिलकर हुकूमत बनाई है तो इस मुश्किल वक्त में सबका कलेक्टिव विजडम फिर काम आए, हुकूमत को चलाने में भी। अगर हुकूमत बनाने में आप साथ थे, इमरान खान अतर आपको एक लम्हे के लिए रोकेंगे, मुकम्मल कीजिएगा। इस वक्त हमारे पास एक अपडेट आ रही है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। उनकी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक इस मुलाकात में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है और दीगर सिंध और कराची के जो मामलात हैं इन पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ को जो सिंध की सकाफत है, अजरक और टोपी भी पहनाई सिंधी। ये आप देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह ताज़ा तरीन अपडेट इस वक्त हमारे सामने आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने पहले दौरे पर हैं। इस वक्त इम्तियाज़ मुगरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं इस दौरे के हवाले से। इम्तियाज़, बताइएगा इस मुलाकात में क्या अहम बात हुई और मज़ीद भी वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात हैं आज के दिन को लेकर? देखिए जी, वजीर आजम कराची पहुंचे, मज़ार कायद के बाद वजीर आला हाउस पहुंचे हैं। वजीर आला हाउस में उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से सिंधी अजरक की सकाफत है तोहफा पेश किया गया। उसके बाद उनके दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। उसके बाद वजीर आजम इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं वजीर आला हाउस में। सिंध के तरक्याती जो प्रोग्राम है सिंध में और वफाक और सूबे के दरमियान जो मसाइल हैं उससे मुतल्लिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास की सदारत के दौरान ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को अपने करीबी बिठाया। इसके साथ साथ उन्होंने जो तरक्याती मामलात है सिंध में उस हवाले से ब्रीफिंग दी है वज़ीर आला सिंध ने, और जो वफाक के मंसूबे यहाँ जारी हैं उस हवाले से भी उनको आगाह किया है। जबकि इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, अकरम दुरानी, मरियम औरंगजेब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा अज़हरुल हसन, कमर नबी जमील, मौलाना असद महमूद, चेयरमैन वाबडा, चेयरमैन रेलवे, चेयरमैन NDMA, वफाकी सेक्रेटरीज और दीगर जो काम है वो भी इस इजलास में मौजूद हैं। ये पहला इजलास है, आला सतह इजलास है जिसकी सदारत कर रहे हैं वज़ीर आज़म, और इस इजलास में अहम फैसले करेंगे। इसके बाद इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म जो है वो बहादुराबाद भी जाएंगे। इस वक्त इजलास में खिताब किए वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुलाकात इजलास जारी है। इम्तियाज लग भी रहा है बहुत खुश हैं वज़ीर आज़म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज, आप इस हवाले से आप कर रहे थे। इम्तियाज हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है मुराद अली शाह साहब से, और उसके साथ साथ दीगर इजलास की सदारत भी करें। अतर साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज उसको मुकम्मल कीजिएगा। जी, वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बहुत जरूरी है कि जितने भी इत्तेहादी हैं उनको वफाकी काबीना में हिस्सा दिया जाए। ये सिर्फ उनको इक़्तिदार में शमूलियत नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी शमूलियत है। सारा बोझ आप अगर नून लीग के ऊपर डाल देंगे और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डाल देंगे, 6 महीने बाद, साल बाद जब इलेक्शंस होंगे तो कहेंगे जी हुकूमत तो इनकी थी, सारे वज़रा तो इनके थे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी यहाँ पे बड़ा क्लेवर प्ले करने की कोशिश कर रही है कि हमें वो ओहदे दिए जाएं जिस पे जिम्मेदारी अवाम हमारे ऊपर न डालें।
मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि उनको शामिल किया जाए कैबिनेट। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। चलें अतर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अपना तज्जिया हम तक पहुंचाया। इंशाल्लाह आपसे जरूर बात होगी। अतर काज़मी सीनियर जर्नलिस्ट अपना तज्जिया मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पेश कर रहे थे। अब तो मुझे ये डर है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे बाद ये ना कहें कि मुझे धक्का किसने दिया था। अगर कोई वजारतें दूसरी जमातें नहीं लेती, उनको लेनी पड़ेंगी, चूंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और वैसी जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, जो भी सियासी जमात आएगी उसको चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा घर, जिसमें सारा बलोच करवा रही है मुलाकात बिन कलंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सारा बलोच में लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल एपिसोड ऑफ मेरा घर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर हम बात करें कैलीग्राफी की तो यकीनन मजहबी अमरात की तज़ीन और आराइश का ये बहुत अहम जुज़ है। कुरानी आयात को इस खूबसूरती के साथ पेश करना कि पढ़ने वाला देखने वाला हैरान हो जाए, यकीनन एक मुश्किल और निहायत मेहनत तलब काम है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सूफी आर्टिस्ट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जो खताती में भी और आर्ट में भी अपना अलग मकाम रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिन कलंदर की। अंदर चलते हैं, आपको उनके स्टूडियो का टूर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई, वो भी रमजान में। रमजान मुबारक। माशाल्लाह, खैर मुबारक। बिल्कुल आए, थैंक यू। दिखाएं अपना। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत स्टूडियो। अपने अलावा डिफरेंट फनकारों के भी काम आपने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। इट्स ब्यूटीफुल। ताहिर से बिन कलंदर का जर्नी आपने कैसे तय किया? असल में ये थे कि मेरे वालिद साहब जो थे वो कलंदरी सिलसिला में बैत थे। उसमें ये है कि कलंदरी सिलसिला में थे और सूफी पोएट थे। वालिद साहब ने मुझे ना एक दफा बोला कि यार ताहिर, पेंटिंग में मेरा भी नाम लिख लिया कर। बेसिकली वहाँ से फिर मैंने ताहिर बिन कलंदर लिखना शुरू किया। फिर ताहिर एक साइड पे हो गया और फिर बिन कलंदर रह गया। रूहानियत क्या है और कैसे हासिल होती है? मेरे लिहाज से रूहानियत और तसव्वुफ एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना पढ़ने से पढ़ते जाएं वो एक साइड पे हो जाती है। आप उसको फील कर सकते हैं और उसकी सबसे बेस्ट ये होता है कि आप औलिया और सूफिया की सोहबत में जाते हैं। खूबसूरत। हम बात करें आर्ट की और हमने देखा है कि आपका काम भारत की अगर हम बात करें, या रहमान की हम बात करें, हम अदनान समी खान की अगर बात करें, आपका काम उनके घरों में भी देखा गया है। तो ये जर्नी वहाँ तक कैसे पहुँचा था? यार रहमान जो बेसिकली हैं, उनकी बर्थडे के लिए ही वांट अ गिफ्ट with the name of Rahman. It was an honor for me that he asked, I want a painting of Bin Kalandar with the name of Rahman. तो फिर वहाँ से फिर वो उन्होंने अदनान समी से कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने आगे फर्दर फिर वो एक लिंक है, तो वहाँ से फिर मैंने एक अदनान समी को पेंटिंग यहाँ से भेजी और फिर एक ए आर रहमान को भेजी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बिन कलंदर की कहानी क्या है, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था, हमारे दोस्तों को बताइए। असल में एक सिंपल सी बात किया करता हूँ कि हर इंसान को जिंदगी में एक मौका या एक लूज बॉल जरूर देती है। नो, इट्स अप टू यू कि आप उसमें छक्का मारते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। मैंने शुरू में बहुत सारी मजदूरियाँ की। हम बेसिकली बाय फैमिली हम लोहार हैं। मेरे वाले साहब लोहे का काम करते थे। मैंने एल्युमिनियम की फैक्ट्री में काम किया। फिर वहाँ से निकला, फिर मैंने और प्रिंटिंग का काम किया। फिर मेरे जो सबसे पहले उस्ताद थे मियां जावेद इकबाल साहब, मुझे रॉयल पार्क में, उसमें ये था कि तब मैं वहाँ गया तो फिर मेरे उस्ताद सबसे पहले थे, मुझे आज भी उनका एक लफ्ज़ याद है। उन्होंने कहा बेटा, उस वक्त नए नए कंप्यूटर आए थे, उन्होंने कहा बेटा एक बात सुनो, बड़े सख्त थे वो, कहते कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है कि डिज़ाइनर बनना है? मेरे मुंह से निकल गया डिज़ाइनर बनना है। उन्होंने कहा डिज़ाइनर बनना तो इस कंप्यूटर को छोड़ दो और वो बोर्ड और वो पेपर पड़ा हुआ वो लेके बैठ जाओ। अच्छा, ये एक बड़ी ख़ास जगह होती है किसी भी फनकार के लिए, एक स्टूडियो स्पेस जहाँ अकेला होता है और अपनी तन्हाई में काम करता है। एक कैफियत तारी होती है उसके ऊपर और वो उतार देता है उस कैफियत को। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क। आपकी अपनी कैफियत क्या होती है जब आप
तख्लीक। बेसिकली मेरे स्टूडियो बीक्यू के दो आपने फेज देखे हैं। एक नीचे वाला है जहाँ पे आर्टिस्टों का काम चीजें हैं, जहाँ पे कोई सोशल लाइफ चलती है। ये जो कमरा है, ये जो जगह है, ये यहाँ पे आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने काम से बातें करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स के साथ जैसे काम करना होता है, इट्स लाइक अ जर्नी। बिल्कुल। जैसे आपको साइंस नजर आते हैं, अगर आप मोटरवे पे जाएं तो आपको कलर कहार की पहाड़ियों में जाएं तो आपको डिफरेंट साइंस नजर आते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आर्टिस्ट की अपनी पेंटिंग के साथ एक साइलेंट कम्युनिकेशन होती है। होता नहीं है कि मैं पेंटिंग को बनाऊं, मैं पेंटिंग को डिक्टेट नहीं करता, बल्कि पेंटिंग मुझे मैसेज कन्वे करती है इन अ साइलेंट वे कि इसने कैसे बनना है। तो मैं हमेशा उस चीज को फॉलो करता हूँ। ये एक आपकी पेंटिंग है, मैं चाहूंगी कि हम आपको पेंट करते हुए देखें। अच्छा, ये पहली बार होने जा रहा है कि बनकर अंदर किसी के साथ, किसी की कंपनी में रहते हुए टेलीविजन पे ये पेंट करें। एक जो मेरा काम है, इसमें एक चीज़ सबसे मुझे लकीली ये था कि आई वांट टू ब्रेक द रूल्स। कौन से रूल्स? वो वाले रूल्स जो आपकी एस्थेटिक्स में आपके कोई रूल्स नहीं होते। आपके कुछ दुनिया में सिर्फ इफ़ और बट आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं होता, या आपकी अखलाकियात आपकी लाइफ में नहीं होता। लेकिन क्रिएशन या साइंस है, उसमें एफर्ट बट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बाय द सेंचुरीज साइंस ने अपने सोच, अपने मयार को हर दफ़ा चेंज किया। मुझे ये था कि जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे जो क्लासिकल कैलीग्राफी है, जो ख़तों के अंदर होती है, वो मुझे नहीं आती थी। अगर मैं उसमें होता तो मैं कभी भी रूल्स से बाहर काम ना कर सकता। तो मैंने अपना स्टाइल, अपनी चीज़ों को इवॉल्व और उसको क्रिएट इसलिए किया कि मैंने फिर अपनी मर्जी से काम किया। जहाँ पे जो फ्लो जा रहा था मैंने उसको वहीं पे जाने दिया। जैसे मेरे काम के अंदर ख़त शिकस्ता और ख़त दीवानी जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नजर आता है। तो इस वजह से आर्टिस्ट जो होते हैं, आपकी क्रिएशन, आपकी एस्थेटिक्स, आपकी एक तख्लीक जो होती है, उसके अंदर देयर इज नो रूल्स, यू हैव टू प्ले एज योर ओन। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और आई थिंक दिस एपिसोड इज़ वेरी स्पेशल टू मी ऑल्सो। हमारी एक तो पुरानी एसोसिएशन है, फिर ये जो एक कैफियत है ये मैं फील कर सकती हूँ इस वक्त। मेरे सामने सूरह रहमान है, ये खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, आई ऑलवेज लव दिस गैलरी, हिजाज गैलरी, और यहाँ पे इतनी स्पेस है। आई थिंक पाकिस्तान की अगर हम गैलरीज के हवाले से बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्पेस शायद इसी गैलरी के पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। अगर हिजाज गैलरी की बात करें तो वन ऑफ द पायनियर गैलरीज ऑफ पाकिस्तान और वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट आर्ट गैलरी ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ सबसे बड़ी है। और मेरा यहाँ पे ये कि मेरे यहाँ पे 2 सोलो शोज हो चुके हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कदर खूबसूरत काम मैं चाहूँगी कि जो मेरी आंखें एक्सपीरियंस कर रही हैं वो आप भी ज़रूर एक्सपीरियंस करें। मुझे बताइए कि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक लिखते हुए आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं ख़ास? एक खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे जैसे हाथों से ये कुरान के अल्फाज लिखे जाते हैं। लेकिन होता ये है कि मुझे वैसे तो फीलिंग आती हो या ना आती हो, क्योंकि डेफिनेटली उसके लिए भी आपको एक मुजाहिदा चाहिए होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसका फैज़ जो है ना इस कुरान के लिखने का, ये ज़रूर मेरी लाइफ में आता है। एंड आई फील इट। कैलीग्राफी करते हुए आपकी शख्सियत कितनी बदली है? लगता है कुछ बदला है? मैं इसलिए कहता हूँ ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बदलना ना भी चाहें तो इनमें एक ऐसी खासियत और ऐसी तासीर होती है इन अल्फाज के अंदर कि आपको बदल देती है। खूबसूरत सी बात है। डेफिनेटली। और आपको अनकंडीशनल आपके अंदर वो चीज़ें आती हैं सारी। अच्छा, कितना टाइम लगता है बड़े साइज की पेंटिंग को पेंट करते हुए, कैलीग्राफ करते हुए? कोई टाइम कुछ नहीं पता चलता। कभी कभी कहते हैं ना, एक लम्हे में यार सिमट आया है सदियों का सफर। सच्ची बात है। एक दिन में इतना काम हो जाता है कि 10 दिन सुकून से बैठते हैं। और कभी 10 दिन में एक दिन का काम ही नहीं होता और परेशानी होती है, यार कुछ भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये आपको ना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इंट्यूशन होती है। कभी कभी तय्यर मकानी और तय्यर ज़मानी, ये एक टर्म है सूफी में, सूफीज़म में, तो ये आपके लिए अल्लाह ताला मुक़य्यद कर देता है। कुछ ऐसे खास असूल कैलीग्राफी के जो कि मद्देनजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि व्हेन यू आर डूइंग द इस्लामिक कैलीग्राफी, इसमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इसका तकद्दुस जो है ना इन आयात का, उसको बरकरार रखनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है, अगर हम एक एस्थेटिक्स, कलर पैलेट और इसके बनाने आर्ट के हवाले से बात करें तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहा करता हूँ, एक टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ज़माने में जब केव आर्ट था उसके अंदर स्क्रिप्ट नहीं था, पिक्टोग्राफी थी। यस।
उससे आपको पता चलता था ये हो रहा है। फिर वो जो पिक्टोरियल फॉर्म थी फिर वो स्क्रिप्ट में चेंज हुई। इसके ऊपर एक बुक लिखी है खुर्शीद आलम गोहर कलम साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने बेसिकली अलिफ जीम दाल बे ये बेसिकली कौन सी एक पिक्टोरियल फॉर्म में से निकल के ये स्क्रिप्ट की फॉर्म में। खूबसूरत। जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो तमाम वालिदैन जो देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं जो कैलीग्राफी को परस्यू करना चाहते हैं पर उनको लगता है कि नहीं शायद ये ब्रेड एंड बटर नहीं हो सकता, शायद हम इतने पैसे नहीं कमा सकते, तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज के दौर में तो दुनिया का हर प्रोफेशन जो है वो ब्रेड एंड बटर दूर की बात है, आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आर्ट एंड स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैलीग्राफी, बहुत स्कोप है इसके अंदर। आप एक दफ़ा अपने बच्चे को, किसी को भी, यंगस्टर्स को अपनी उड़ान उड़ने दें, देखें वो कहाँ तक जाता है। 2-3 साल एक्सपेरिमेंट करेगा, समझेगा चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात, रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ है और अगर वो कुरानी आयत से मिल जाए तो दैट इज मच बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया मुझे। आई एम श्योर आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आर्टिस्ट की अपनी जर्नी होती है, वो ख़त्म नहीं होती है। अभी भी बिन कलंदर के बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स हैं एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलूच साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। खैर रमजान ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और कुछ इमरान हमें क्रिकेटिंग जी बिल्कुल क्रिकेटिंग अपडेट। एक तो पहले आपको T20 के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं। जो से 1 घंटा पहले express.pk के मुताबिक शाहीन आफरीदी आलमी T20 रैंकिंग में टॉप 10 बॉलर्स में शामिल हो गए। अब ये तीनों बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शाहीन शाह आफरीदी की रही थी। सो पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट के लिए। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें ऐसे ही आती आएंगी। मौसम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। एग्जैक्टली कराची में हीट का जो कह लें गर्मी के इम्कानात हैं 19 अप्रैल से। वैसे ओवरऑल कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि 16 और 17 अप्रैल को जो सिंध है, अंदरून सिंध, वहाँ पर कुछ बारिश के चांसेस एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो बालाई इलाकों में जो मतला है वह जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और ओवरऑल गर्मी। और ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं कराची के मनाजिर हैं। हाँ, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और रमज़ान की वजह से थोड़ा शिद्दत थोड़ी ज़्यादा भी लगती है। ऐसा लगता है गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। लेकिन इस शिद्दत को जब हम प्रोग्राम ख़त्म करने जा रहे हैं तो एक बड़ा एक अहम मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। कल वो प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको एक फुटेज दिखाई थी जिसमें कुछ सियासतदानों के ऊपर जुमला कसा गया और लड़ाई हो गई। इस गर्मी की शिद्दत को या रमज़ान की अगर कुछ थोड़ी सी सख्ती आपको लगती है तो अपने मिजाज पे हावी ना होने दें। मिजाज को ठंडा रखिए। ये सियासत अपनी जगह, आपकी सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, आपस में लड़ाइयाँ मत कीजिए। वैसे मैं आपको बात क्लियरली बताऊं कि तो ऐसे के लोग लड़ने को आ जाते हैं। सियासतदानों को आप लोगों की आपस की लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपनी आम जिंदगी में बिल्कुल आपके मेरे जैसे हैं, तो लिहाजा इनके पीछे अपनी लड़ाइयाँ, अपने रिश्ते नाते खराब ना करें, अपनी दोस्तियां खराब ना करें। दोस्तियां लोगों ने एक दूसरे को डिलीट कर दिया। अपना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये सियासत अपनी जगह थोड़ा, और सियासत के अलावा भी और भी गम है जमाने में, सियासत के सिवा और भी कोई बात कर लिया करें। ये लाजमी है, प्लीज इसको कंसिडर कीजिएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बुखार से क्योंकि हम भी तो पाकिस्तानी है, बुखार हमें भी रहता है। खैर प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।